शीर्षक पराजय। लेखक रविंद्रनाथ मैत्र। मेस का घर खोजते खोजते कमल थककर हार चुका था। आखिरकार उसने एक बड़ा ही साहसी कदम उठाया। गोकुल मित्र गली का मकान नंबर 13, उसकी तीसरी मंजिल का कमरा उसने किराए पर ले लिया। मकान एक विधवा महिला का था। वो अपनी इकलौती बेटी बसंती के साथ दूसरी मंजिल पर रहती थीं। पहली मंजिल पर एक छोटा सा मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। किराए की उस आमदनी से ही विधवा का गुजारा चलता था। तीसरी मंजिल का बाकी घर से कोई सीधा वास्ता नहीं था। लकड़ी की सीढ़ियां सीधे नीचे उतरती थीं और मुख्य द्वार के रास्ते बाहर जाकर मिल जाती थीं। इसीलिए एक अनजान पुरुष को कमरा देने में उस माँ को कोई विशेष आपत्ति नहीं हुई। बसंती ने शुरुआत में ऐतराज जताया था, पर माँ की इच्छा के विरुद्ध जाना उसकी आदत नहीं थी। फिर भी उसने एक बार माँ को आगाह करते हुए कहा, अपने किराएदार से कह देना माँ कि वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ दिन रात शोर न मचाएं। माँ ने सहज भाव से मुस्कुराकर कहा, तेरी तो हर बात ही निराली है बेटी, भले घर का पढ़ा लिखा लड़का है वो। बसंती ने बात काटकर तंज कसते हुए कहा, भले घर के लड़के कैसे होते हैं मैंने देख रखा है माँ। मकान नंबर 8 के उस मेस को ही देख लो। स्कूल जाते वक्त देखती हूँ वो लड़के कैसे खड़े रहते हैं, गाड़ी की तरफ मुंह फाड़ कर देखते हैं और सीटियां बजाते। इस सीधे और सटीक तर्क के सामने माँ कुछ बोल न सकी। बसंती अब 14 साल की हो चुकी थी। अपनी सुंदरता के लिए वो पूरे मोहल्ले की औरतों में मशहूर थी। उस दौर के बंगाली समाज में इस उम्र तक लड़की का कुंवारी रहना वाकई एक अचरज की बात मानी जाती थी। पर उस विधवा माँ के ज्यादा नाते रिश्तेदार नहीं थे, इसलिए उन्हें समाज के उल्हाने और ताने कम ही सुनने पड़ते थे। इसके अलावा बसंती के पिता एक कट्टर समाज सुधारक थे। छोटी उम्र में बेटियों की शादी करना उनके सिद्धांतों के खिलाफ था। माँ खुद भले ही अनपढ़ थीं, पर अपने शिक्षित पति के इस विचार को उन्होंने परम सत्य मान लिया था। जब भी कोई शादी की चर्चा छेड़ता तो वो बस यही कहती, उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटी की शादी 17 साल में करना, अब भला मैं उनकी बात कैसे टाल सकती हूँ। इसलिए धीरे धीरे लोगों ने भी टोकना बंद कर दिया था। बसंती अपनी पढ़ाई में मग्न रहती और स्कूल जाती। माँ घर के कामकाज संभालती और शाम को स्कूल से लौटने पर दोनों माँ बेटी घंटों बातें करती। उधर शाम के धुंधलके में जब कमल कॉलेज से लौटा तो उसने देखा कि छत पर शिबू हाथ पैर फैलाए लेटा है। शिबू को सिर्फ नौकर कहना उसका अपमान होगा। वो तो कमल के खेल का साथी और सुख दुख का सच्चा हमसफर था। ओडिशा के भीषण अकाल के समय कमल के पिता को वो रास्ते पर मिला था। तभी से वो उन्हीं के साए में पला और बढ़ा हुआ। शिबू कभी कमल को छोड़कर रह ही नहीं सकता था। इसीलिए जब कमल पढ़ाई के लिए कलकत्ता आया तो मजबूरी में शिबू को भी उसके साथ भेजना पड़ा। कमल की माँ भी शिबू को साथ भेजकर निश्चिंत रहती थी। उन्हें पता था कि उनका बेटा शहर में अकेला नहीं है। शिबू को छत पर इस तरह लेटे देख कमल ने पूछा, क्या हुआ तुझे, ऐसे क्यों पड़ा है? होना क्या है भैया, यही सोच रहा हूं कि रात का खाना कैसे होगा। क्यों, क्या यहाँ आसपास कोई होटल नहीं है? होटल तो हैं, पर वो हमारे लायक नहीं। वहां तो बस घोड़ा गाड़ी चलाने वाले और मजदूर खाते हैं। अजीब बात है, कॉलेज के पास होटल नहीं होगा तो कैसे चलेगा? सब चलता है बाबू, सबकी बुद्धि आपकी तरह थोड़े ही है जो बिना देखे सुने कहीं भी कमरा किराए पर ले लें। यहां से आपका कॉलेज पूरे 1.5 कोस दूर है, यानी 3 मील। तो फिर अब उपाय क्या है शिबू? बस एक ही रास्ता है, बाजार की वो बेस्वाद पूरियां खाकर सो जाइए। नहीं शिबू, वो मुझसे नहीं होगा। तो एक काम कर, जरा उस मकान मालकिन को यहां बुला कर ला। 2 मिनट बाद भूखा प्यासा शिबू वहां पहुंचा जहां बसंती की मां बैठी तकिया सी रही थी। दूर खिड़की के पास बैठी बसंती इतिहास की किताब में डूबी थी। शिबू को अचानक वहां देख उसने तीखे स्वर में पूछा, क्या चाहिए तुम्हें यहाँ? वो बाबूजी मकान मालकिन को बुला रहे हैं। मकान मालकिन? यहाँ कोई मकान मालकिन नहीं है, ये एक भले और सभ्य इंसान का घर है। बसंती के तेवर देख शिबू बुरी तरह सहम गया। वो कुछ और कड़वी बात कहती उससे पहले ही माँ ने टोक दिया, उन्हें क्या काम है, एक बार जाकर पूछ तो लो। बसंती कुर्सी से उठ खड़ी हुई, नहीं माँ, मैं ही उसके पास जा रही हूं। भद्र लोगों की बेटी को कैसे पुकारते हैं मैं जाकर सिखा देती हूं। ये कहकर मां की अनुमति का इंतजार भी ना किया, तूफान की तरह कमरे से बाहर निकल गई। छत पर इजी चेयर पर लंबा होकर थका हुआ कमल मालकिन की प्रतीक्षा कर रहा था। अचानक तेज कदमों की आहट से चौंक कर उसने ऊपर देखा। बूढ़ी मालकिन के स्थान पर एक सुंदरी किशोरी उसके सामने खड़ी थी, पीछे सिकड़ा हुआ शिबू। बात समझ ना पाकर कमल बोला, आप किसे चाहती हैं? तीखे स्वर में बसंती ने कहा, आपको। क्यों, आपने किसे बुलाया था? मालकिन को। मालकिन के बदले मैं आई हूं। अपरिचित पुरुषों के सामने आने की उन्हें आदत नहीं, और घर किराए पर देना हमारा पेशा नहीं।
इतना बड़ा घर हमें चाहिए नहीं, इसीलिए किराए पर दिया है। कमल ने धीरे कहा, मुझसे भूल हो गई, क्षमा कीजिए। मेरे खाने की असुविधा, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं। ये घर होटल नहीं है, आप जो समझ बैठे। इतना कहते कहते बसंती अचानक रुक गई। कमल के चेहरे की ओर देखकर उसने देखा, दो शांत आंखें नेपलक उसकी ओर देख रही हैं। न उनमें क्रोध है, न झुंझलाहट। कमल ने धीमे स्वर में पूछा, तो फिर मैं क्या करूं? इस प्रश्न में कितनी निर्भरता थी। अगर मन शांत होता तो बसंती समझ पाती, पर व्यर्थ क्रोध में उसका मन विषाक्त हो उठा। तीखे स्वर में बोली, जो चाहे करें, बस मालकिन मालकिन कहकर मेरी मां का अपमान मत कीजिए। ये कहकर बसंती तेज कदमों से सीढ़ियां उतर गई। कमल को ये समझने में देर नहीं लगी कि वो अल्हड़ लड़की कौन थी। बिना किसी ठोस वजह के उसके गुस्से को देखकर उसे मन ही मन एक अजीब सी हंसी आ रही थी। जब बसंती वहां से चली गई तो कमल ने मुस्कुराते हुए शिबू की ओर देखा और पूछा, देखा शिबू, लड़की का मिजाज देखा तूने? शिबू ने एक लंबी सांस ली और सहम कर बोला, बाप रे, अभी इस छोटी सी उम्र में ये हाल है। देख लेना बाबू, बड़ी होकर ये नदे की माँ को भी पीछे छोड़ देगी। नदे की माँ कमल के गांव की एक मशहूर झगड़ालू औरत थी, जिसके नाम मात्र से शिबू के हाथ पांव फूलने लगते थे। कुछ लोग मुसीबत में भी आपा नहीं खोते। कमल उन्हीं विरले लोगों में से एक था। बसंती की कड़वी बातों ने उसे पल भर को झकझोरा, पर अगले ही पल उसने अपना रास्ता तय कर लिया। अगली सुबह मालिक और नौकर ने मिलकर मशविरा किया। बाजार से एक स्टोव, कुछ बर्तन और राशन ले आए। कमल ने अपने हाथों से स्टोव की नीली लौ जलाई और शिबू ने बड़े उत्साह के साथ रसोई का मोर्चा संभाला। वो पहला खाना भी क्या कमाल का बना था। सब्जियों में नमक का नामो निशान तक नहीं। मछली के शोरबे से हल्दी की तीखी गंध आ रही थी। चावलों का तो पूछिए ही मत, आधे कच्चे और आधे जले हुए। जब वो अजीबोगरीब दावत खत्म हुई तब कमल बोला, देखो शिबू, हमें अभी सलीके से खाना बनाना नहीं आता। बेहतर होगा कि हम एक पाक प्रणाली खरीद लाएं। शिबू चहक कर बोला, हाँ बाबू, आप पढ़ के मतलब समझा देना, मैं बना लूंगा। तय होते ही काम शुरू करने में देर नहीं लगी। शाम को कॉलेज से लौटते वक्त कमल एक भारी किताब ले आया। रात को उसी किताब के कड़े नियमों के अनुसार खाना बना। दोनों बड़ी उम्मीदों और भूख के साथ खाने बैठे, पर अफसोस, वो मुगलई चच्चड़ी बेस्वाद निकली और मछली के कबाब तो बिल्कुल निगले नहीं जा रहे थे। कमल ने फिर एक गंभीर तर्क देते हुए कहा, एक बहुत बड़ी चूक हो गई शिबू, हमने तराजू नहीं खरीदा। मसाले बिना नापे डाले गए, इसीलिए सब गड़बड़ हो गया, वरना किताब के हिसाब से तो सब सही होता। क्यों, क्या कहता है? अपनी अक्षमता का सारा बोझ एक बेजान तराजू पर जाते देख शिब्बू को जैसे चैन मिला। उसने हामी भरते हुए कहा, हाँ बाबू, यही बात होगी। मसाले अगर तौल कर डाले जाते तो जायका जरूर खिल उठता। शाम की उस अजीब मुलाकात के बाद बसंती एक गहरे सोच में डूबी थी। उसे अचरज था कि कोई मर्द उसके इतने कड़वे बोल इतनी खामोशी से कैसे सह गया। जब वो ऊपर कमल के बुलावे का जवाब देने गई थी तो उसे पूरा यकीन था कि पलटकर कोई तीखा वार होगा। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि कॉलेज में पढ़ने वाला कोई नौजवान इतने शांत भाव से उसकी उग्र बातें सुन लेगा। नीचे अपने कमरे में बैठी वो बार बार बस यही सोचती रही। नए किराएदार की जो एक धुंधली सी तस्वीर उसने अपने मन में गढ़ी थी, वह असलियत के इस शांत और सौम्य चेहरे से रत्ती भर भी मेल नहीं खाती थी। कल्पना और हकीकत के बीच का ये फासला उसे बेचैन कर रहा था। कल रात माँ से बात करते हुए जब बसंती ने कमल के खाने पीने का जिक्र किया तो माँ ने बड़े सहज भाव से समझाया, बेचारा हमारे घर आया है तो उसकी सहूलियत देखना हमारा फर्ज है। भले ही हम खुद उसके लिए कुछ कर ना पाएं, पर उसे सही सलाह तो दे ही सकते हैं। भले घर का लड़का है, उसने हमसे कोई बुरा बर्ताव नहीं किया। ऐसे में उसकी खबर ना लेना हमारे लिए ठीक नहीं होगा वासी। बसंती माँ की इस दलील को टाल ना सकी। आज सुबह इसलिए वो सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी ताकि नए किराएदार की जरूरतों का पता लगा सके। रास्ते में उसने देखा कि शिबू नीचे उतर रहा था। शिबू अच्छी तरह जानता था कि ये रास्ता उनके लिए नहीं है। उसे इस तरफ आता देख बसंती के मन में उत्सुकता जागी। उसने टोकते हुए पूछा, इस रास्ते से कहाँ जा रहे हो? शिबू अब तक बसंती का वो पुराना गुस्सा भूला नहीं था। वो अचानक हड़बड़ा गया और सकपकाकर बोला, मैं मालकिन जी के पास जा रहा था। बसंती ने एक पल शिबू के चेहरे की ओर गौर से देखा, फिर शांत स्वर में कहा, चलो मेरे साथ आओ। जहां बसंती की मां दोपहर के भोजन की तैयारी कर रही थीं, बसंती शिबू को साथ लेकर वहीं जाकर खड़ी हो गई। मां ने ममता भरे स्वर में शिबू से पूछा, बेटा, तुम लोगों को खाने पीने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? शिबू ने धीमे से कहा, हाँ मां, थोड़ी असुविधा तो है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। मां ने उत्सुकता से पूछा, कैसी असुविधा? जी वो खाना कुछ ठीक नहीं बन रहा, इसीलिए एक तराजू मांगने आया हूं।
माँ और बेटी एक दूसरे का मुंह ताकने लगीं। भला रसोई का तराजू से क्या लेना देना, ये बात उनकी समझ से बाहर थी। शिबू ने झिझकते हुए सफाई दी। दादा बाबू बाजार से एक किताब खरीद लाए हैं, मैं उसी को देख देख कर खाना बनाता हूँ। बाबू कहते हैं कि मसालों को बिना तौले डालने की वजह से स्वाद बिगड़ रहा है। शायद इसीलिए वो सुबह सवेरे खुद भी एक तराजू खरीदने बाजार निकल गए हैं। उनके आने में देर हुई तो कॉलेज छूट जाएगा, इसीलिए मैं आपके पास चला आया। अगर आपके पास कोई छोटा तराजू हो तो। बसंती, जो अब तक बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी दबाए खड़ी थी, अब और खुद को रोक न सकी और खिलखिला के हंस पड़ी। माँ ने बसंती की उस हंसी पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बड़े स्नेह से शिबू को समझाते हुए कहा, भगा तराजू से तौलकर भी कहीं खाना लजीज बनता है बेटा। रसोई तो एक हुनर है जिसे सीखना पड़ता है। क्या तुम दोनों में से किसी को भी खाना बनाना नहीं आता? बसंती की हंसी देख शिबू पहले तो थोड़ा ठिठक गया था, पर माँ की ममता भरी आवाज सुनकर उसे हौसला मिला। उसने मासूमियत से कहा, मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत जानता हूं माँ, पर दादा बाबू तो इस मामले में बिल्कुल अनाड़ी हैं। बसंती फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। खाना बनाने के लिए जिसे तराजू की जरूरत पड़े, उसकी समझ और हुनर का अंदाजा उसे लग चुका था। नवीन के उस अधूरे ज्ञान और अकड़ को सोचकर अपनी हंसी रोकना बसंती के लिए नामुमकिन था। शिबू के उस घबराए हुए चेहरे को देख माँ ने कहा, देखो बेटा, अगर तुम लोगों को बुरा न लगे तो एक दिन मैं खुद तुम्हें खाना बनाकर सिखा दूं। शिबू बड़े उत्साह के साथ चहक उठा, अरे माँ ठकुरानी, तब तो हमारी जान में जान आएगी। दादा बाबू तो। तभी बसंती ने बड़े शांत मगर दृढ़ स्वर में टोक दिया, नहीं माँ, रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं उन्हें तराजू लाकर दे देती हूँ। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई। उस अनजान किराएदार से घुलने मिलने की बसंती की जरा भी इच्छा नहीं थी। उसे ये बात कतई पसंद नहीं आई कि उसकी माँ खुद आगे बढ़कर किसी के लिए खाना बनाए। अगर कमल खुद आकर कहता तो बात अलग थी, पर एक नौकर की बात सुनकर ऐसा करना उसे नागवार लगा। एक तरफ उसका झूठा स्वाभिमान था, तो दूसरी तरफ माँ की ममता और करुणा। इन दोनों भावनाओं के बीच एक अनकहा द्वंद छिड़ गया। बसंती के स्कूल की छुट्टियां चल रही थे। दोपहर के वक्त सिलाई मशीन पर बैठी माँ ने पूछा, अगर उनके लिए खाना बना देती तो तेरा क्या नुकसान होता बासी? नुकसान कैसा माँ? तुम यूं ही किसी के लिए रसोई क्यों करोगी? क्या उसने खुद तुमसे खाने के लिए कुछ कहा है? भले घर का लड़का है बासी, क्या वो मुंह खोलकर मांगने आएगा? उसके नौकर का कहना ही काफी है। जरा सोच तो सही, उन्हें खाने की कितनी तकलीफ हो रही होगी। रसोई का कुछ पता नहीं, बस तराजू से तौलकर खाना बनाना चाहते हैं। ना जाने क्या कचर पचर खा रहे होंगे। माँ ने एक ठंडी और लंबी आ भरी। बसंती अब बिल्कुल खामोश हो गई थी। जितनी बार उसे उस तराजू की बात याद आती, उसकी हंसी छूट जाती थी, पर अब माँ की बातें सुनकर उसकी हंसी गायब हो गई। वो अपना जूड़ा ठीक करते हुए चुपचाप दूसरे कमरे में चली गई। दोपहर के 12 बजे जब कमल वापस घर लौटा तो शिबू ने देखा कि उसके हाथ में तराजू नहीं बल्कि एक कुत्ता था। एक छोटा सा सफेद रंग का टेरियर पिल्ला। उसके शरीर पर घने सफेद बाल थे और आंखें बिल्कुल नीली। कमल टहलने निकला था और रास्ते में 50 रुपए देकर उसे खरीद लाया। उसे कुत्तों से बेहद लगाव था। गांव के घर में तो कुत्तों की फौज थी। उस नन्हे पिल्ले को देखकर शिबू की खुशी का ठिकाना न रहा। वो कभी उसे चूमता तो कभी उसे गोद में लेकर बैठ जाता। तभी कमल की नजर कमरे में रखे उस तराजू पर पड़ी। उसने हैरान होकर पूछा, शिबू, ये तराजू तुझे कहां से मिला? वो मकान मालकिन जी के पास से लाया हूं। कमल समझ नहीं पाया कि शिबू किसकी बात कर रहा है। उसने हैरान होकर पूछा, किसकी बात कर रहे हो शिबू? इतनी जल्दी भूल गए बाबू? वही जिन्होंने उस दिन आपको जोरदार डांट पिलाई थी। ओह, वहां क्यों गया था तू? वो लड़की तो मुझे अपनी आंखों का कांटा समझती है। पता नहीं मैंने उसका क्या बिगाड़ा है, समझ नहीं आता। कमल ने ये बात बिना किसी खास इरादे के कही थी। बस बातों बातों के जोश में उसके मुंह से ये निकल गया, पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि इन शब्दों ने पास ही खड़े एक दूसरे दिल में कैसा तूफान खड़ा कर दिया है। माँ की बातों को याद कर बसंती का मन पसीज गया था। वो नई किराएदार की मदद के लिए ऊपर आ रही थी, पर सीढ़ियों के बीच में खड़ी वो ये शब्द सुनकर सन्न रह गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई उसके बारे में ऐसा सोचेगा। वो भारी मन से तेज कदमों के साथ वापस नीचे भाग गई। आंखों का कांटा, यही एक बात उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। आखिर क्यों? उसने ऐसा कौन सा बुरा बर्ताव किया है? उस दिन की वो घटना, उसमें गलत क्या था? उसने तो बस सच ही तो कहा था। ठीक है, अगर वो मेरे बारे में ऐसा ही सोचते हैं तो यही सही। अब मैं उन्हें दिखाऊंगी कि सचमुच नफरत किसे कहते हैं। वो अब से उन्हें और भी ज्यादा अनदेखा करेगी, जैसे उनका कोई वजूद ही ना हो। कमल को नीचा दिखाने और उसे अनदेखा करने के इरादे से बसंती उस छाम छत पर टहलने चली गई। तीसरी मंजिल पर किराएदार के आने के बाद वो एक बार भी छत की तरफ नहीं मुड़ी थी। आज उसने खुद को बहुत सख्त बनाया और छत की रेलिंग को मजबूती से पकड़कर खड़ी हो गई। छत पर उस वक्त कोई दूसरा नहीं था। कमरे की खिड़की खुली थी और कमल बिस्तर पर बैठा बड़े चाव से इसराज बजा रहा था। दुनिया के तमाम वाद्य यंत्रों को छोड़कर
बचपन से उसने इसी साज को अपना साथी बनाया था। उस शाम इस रात से निकलती धुनें जादुई थीं। बसंती वहां से लौट जाने को थी, पर अचानक ठिठक गई। पूर्वी राग की उस सुरीली तान को अनसुना करना मुमकिन न था। वो इस तरह खड़ी रही मानो नीचे सड़क की रौनक देख रही हो, पर उसका पूरा मन उस कमरे से आती संगीत की लहरों में था। संगीत था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, और इस तरह बेमन से खड़े रहना अब बोझिल होने लगा था। तभी अचानक पैरों पर किसी कोमल चीज का स्पर्श महसूस हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो वही छोटा सा पिल्ला उसके पैर चाट रहा था। अनजाने में ही बसंती ने उस मासूम को अपनी गोद में उठा लिया। कितना सुंदर था वो, कैसी जादुई नीली आंखें, छोटा सा मुंह और मोतियों जैसे साफ सुथरे दांत। अचानक कदमों की आहट हुई और उसने नजरें उठाईं। सामने 5-6 हाथ की दूरी पर कमल खड़ा मुस्कुरा रहा था। बसंती का चेहरा शर्म और गुस्से के मारे एकदम लाल हो गया। वो यहां उस किराएदार को ठुकराने आई थी, पर देखिए वो उसी के पालतू पिल्ले पर प्यार लुटा रही थी। बसंती ने उस नन्हे पिल्ले को गोद से छत पर पटक दिया और बिना पीछे मुड़े तेजी से वहां से चली गई। बेचारा छोटा सा जीव दर्द से कराह उठा, पर बसंती की ममता जैसे कहीं खो गई थी। उसके लिए ये कुत्ता ही सारी मुसीबतों की जड़ था। इसी ने तो उसकी सारी कमजोरी दुनिया के सामने ला दी। उसका सारा गुस्सा अब उस बेजुबान जानवर पर उतर आया था। कुत्ते का रोना सुनकर भी कमल ने उसे तुरंत नहीं उठाया। उसकी आंखें तो बसंती के जाते हुए कदमों पर टिकी थीं। जब वो ओझल हो गई तब उसने चुपचाप उसे गोद में लिया और भारी मन से अपने कमरे के भीतर चला गया। कमल अचानक एक गहरी उदासी की गिरफ्त में था। आज कॉलेज न जाकर वो बस कुर्सी पर बैठा सोचता रहा। कमरे के कोने में शिबू चटाई बिछाकर खर्राटे ले रहा था, और यानी वो छोटा सा कुत्ता भी कमरे में नहीं था। दोपहर का वो सन्नाटा बड़ा ही भारी और गंभीर था। दूर दिखती इमारतें किसी मौन प्रतिमा की तरह खड़ी थीं। आसमान के आंचल में फागुन के सफेद बादल किसी चंचल बालक की तरह यहां वहां दौड़ रहे थे। कमल एकटक उसी ओर ताकता रहा, खोया खोया सा। तभी अचानक एक आवाज गूंजी, क्या आप लोग हमें हमारे ही घर में चैन से नहीं रहने देंगे? जैसे किसी पुराने जख्म पर अचानक चोट लगी हो, कमल बुरी तरह चौंक गया और उसकी तंद्रा टूट गई। उसने अचरज से पूछा, क्या आप मुझसे कह रही हैं? बसंती ने तीखे स्वर में पलटकर कहा, हाँ, क्या आपको पता नहीं है? कमल हक्का बक्का खड़ा रह गया, जैसे काठ मार गया हो। इससे पहले कि वो कुछ पूछता, बसंती का स्वर तीखा हो उठा। कल मेरी माँ का एकादशी का व्रत था। आज जब वो निवाला मुंह में डालने वाली थी तो आपके कुत्ते ने उसे छू लिया। अगर आप इस जानवर को काबू में नहीं रख सकते तो पूरे मोहल्ले को इस तरह परेशान करने की क्या जरूरत है? इतना कहकर बसंती तमतमाते हुए मुड़ गई। थोड़ी दूर जाकर जाने क्या सोचकर वो फिर से पलटी, पर अब उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। उसने देखा कमल एकटक उसे देख रहा था। उसकी आंखों में नमी थी और वे धीरे धीरे भर आई थीं। बसंती अचानक कांप उठी और लड़खड़ाते कदमों से वहां से भाग गई। ये मैंने क्या कह दिया? उसके अंदर से एक आवाज आई। इतनी कठोर बातें कहने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसका मन चिल्लाकर कह रहा था, उनका क्या कसूर था? क्या उन्होंने खुद कुत्ते को ये सब सिखाया था? सोचते सोचते उसे खुद से एक गहरी घृणा होने लगी। माफी मांगना चाहती थी, पर शर्म और संकोच ने पैर जकड़ लिए। जो होना था सो हो गया, पर अब उसे हर कदम बहुत संभल कर रखना होगा। कुछ समय बीता और शिबू ने आकर बसंती की मां को खबर दी, बाबू आपसे मिलना चाहते हैं। चलो मैं अभी चलती हूं, कहकर मां ने हाथ का काम छोड़ना चाहा, पर शिबू ने उन्हें रोकते हुए कहा, बाबू खुद यहां आएंगे, उन्होंने बस आपसे पूछने के लिए मुझे भेजा है। मां सोच में पड़ गई कि ऐसी कौन सी गंभीर बात आन पड़ी कि कमल को खुद चलकर यहां आना पड़ रहा है। उन्होंने सहज भाव से कहा, अरे उसे पूछने की क्या जरूरत है? वो तो मेरे अपने बेटे जैसा ही है। जब भी उसका मन हो वो बेझिझक यहां आ सकता है। कमल कमरे में दाखिल हुआ तो मां आदर से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। आओ बेटा, बैठो यहां। उनकी आवाज में सिर्फ ममता थी, जरा सी भी नाराजगी नहीं। कमल कुर्सी पर बैठ तो गया, पर खामोश रहा। वो जो माफी मांगने आया था उसे शब्दों में ढालना उसके लिए मुश्किल था। मां ने उसकी चुप्पी देखी और बड़े लाड़ से पूछा, तुम्हारा खाना पीना कैसा चल रहा है बेटा? कमल ने बस संक्षिप्त सा जवाब दिया, जी सब ठीक है। मां ने फिर कुरेदा, तुम्हें यहां कोई असुविधा तो नहीं हो रही? कमल ने उस बात को अनसुना कर धीमे स्वर में कहा, वो मेरा कुत्ता? हाँ, बहुत ही प्यारा पिल्ला है वो। कहाँ से लाए इसे? मां की सहजता देख कमल का मन और भारी हो गया। उसने नजरें झुकाकर कहा, मैं उसे खरीद कर लाया हूं, पर जब सुना कि उसने आपका भोजन खराब कर दिया तो मुझे मन ही मन बहुत दुख हुआ। मां, ये बात तुमसे किसने कही? बासी ने? अरे ये तो मामूली सी बात है, क्या तुम इसी के बारे में सोच रहे हो? सच तो ये है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, बस इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया। क्या तुम इतनी सी बात कहने के लिए यहाँ आए थे?
जब तक कमल अपने शब्दों को बटोरता तब तक वो बूढ़ी माँ एकटक उसके चेहरे को निहारती रहीं। उनकी आंखों में कोई शिकायत नहीं, बस एक गहरी ममता थी। कमल ने धीरे से नजरें झुकाकर कहा, अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ। बेटा, कभी कभी आया करो, इसे अपना ही घर समझना। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी माँ घर पर हैं? जी हैं। अपनी माँ की छांव से दूर परदेश में रह रहे कमल के कानों में ये सवाल बिल्कुल अपनी माँ की आवाज जैसा ही मीठा लगा। उसने बस धीमे से सर हिलाकर अपनी बात कही। माँ ने फिर पूछा, वो शायद मेरी ही उम्र की होंगी, है ना? कमल समझ नहीं पाया कि माँ ने ऐसा अंदाजा क्यों लगाया। उसने बस इतना कहा, जी। अच्छा अब मैं चलता हूं, फिर आऊंगा। इधर बसंती का हाल कुछ और ही था। जैसे गहरी चोट लगने पर एक हंसता खेलता इंसान भी खामोश हो जाता है, बसंती भी वैसे ही अचानक गंभीर और गुमसुम हो गई थी। कई दिनों से माँ उसकी इस उदासी को गौर से देख रही थी। एक दिन माँ ने टोकते हुए कहा, बासी, अब तुझे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, अब तू घर पर ही रहकर अपनी पढ़ाई किया कर। माँ की बात सुनकर बसंती जैसे भीतर ही भीतर सुलग उठी। उसने पलटकर माँ को बहुत ही कड़वी और सख्त बातें सुना दी। उस दिन के बाद से माँ ने उसकी पढ़ाई पर टोका टाकी बंद कर दी। उसका स्वभाव पहले कभी ऐसा चिड़चिड़ा और रूखा नहीं था। न जाने क्यों अब हर छोटी बात उसे एक उग्र गुस्से से भर देती थी। माँ उसकी इस बदली हुई फितरत को देखकर अब डरने लगी थी। उस दोपहर जब वो गाड़ी से उतरकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी तो नन्हे जो ने दौड़कर उसके कपड़ों को अपने दांतों में दबा लिया। छत के उस घटना के बाद से बसंती ने उसे फिर कभी नहीं देखा था। न जाने किन किन कारणों से वह उस पिल्ले से मन ही मन चिड़ी बैठी थी। आज उसे अपने पास पाकर उसके भीतर का गुस्सा जैसे उबल पड़ा। उस क्रोध के आवेग को रोकना अब उसके लिए मुमकिन न था। अचानक उसने अपनी वो भारी भरकम इतिहास की किताब उठाई और निशाना साधकर सीधे उस पिल्ले के सर पर दे मारी। दुलार की उम्मीद में आए उस मासूम को जब ये कड़ी चोट मिली तो वह दर्द से बिलखता हुआ ऊपर तीसरी मंजिल की ओर भाग निकला। माँ सीढ़ियों के ऊपर खड़ी बेटी के इस अजीब बर्ताव को देख रही थीं। उन्होंने भारी आवाज में बस इतना ही पूछा, बासी, तूने उसे क्यों मारा? हाँ, मार दिया, जो जी में आएगा वही करूंगी। उसने इतनी तेज आवाज में माँ को जवाब दिया कि ऊपर छत पर टहल रहे कमल ने साफ सुन लिया। कॉलेज से लौटकर कमल ताज़ी हवा में टहल रहा था, पर जो कि वो दर्द भरी आवाज सुनकर उसने रेलिंग से नीचे झांका। बसंती ने यह देखने के लिए ऊपर देखा कि किसी ने सुना या नहीं, तो पाया कि कमल की उदास आंखें उसे ही देख रही थीं। उसने तुरंत मुंह फेर लिया और पहले से भी ज्यादा ऊंचे स्वर में बोली, जैसा बदतमीज कुत्ता वैसी ही उसकी मरम्मत होनी चाहिए। जिसे सुनाने के लिए ये कड़वे बोल कहे गए थे। उसने सुन तो लिए पर पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। बसंती के इस अजीब और रूखे बर्ताव से कमल अब दूर होने लगा था। उसके मन में अब बस एक गहरी विरक्ति भर गई थी। वो उस नन्हे पिल्ले से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसकी बेगुनाह सजा ने कमल के दिल पर गहरी चोट की। किसी से बहस करना उसकी फितरत में नहीं था, इसीलिए वो चुप रहा। पर न जाने क्यों अचानक उसे उसी बेजुबान कुत्ते पर गुस्सा आने लगा। उसने सोचा, शायद इस जानवर की वजह से ही वो अपमानित हो रहा है। प्यार की जगह अब उसके मन में भी एक अजीब सी कड़वाहट भर गई। खामोश खड़ा कमल बस उस डूबते सूरज को देखता रहा, जैसे वो अपनी हार को चुपचाप स्वीकार कर रहा हो। शीबू ने कमरे में कदम रखा तो दंग रह गया। कमल आज नन्हे पिल्ले जो को पीट रहा था। दादा बाबू, इस मासूम को भला क्यों मार रहे हैं? ये आखिर नीचे मंजिल पर जाता ही क्यों है? नीचे जाने में क्या गुनाह था? शीबू समझ न पाया। पर उस दिन के बाद से कमल इतना गंभीर हो गया कि बसंती की नजरों से भी ये बात छिपी न रही। गंभीरता उसका स्वभाव नहीं थी, ये सब जान चुके थे। एक सुबह कमल ने जैसे ही अखबार पढ़कर रखा, शीबू ने धीरे से कहा, दादा बाबू, चलिए तीर्थ कराते हैं। कमल फीकी हंसी हंसा, अरे इस कड़ाके की ठंड में कहाँ जाएंगे? यहीं पास में ही तो है गंगा सागर। शीबू ने अपनी बात रखी। शीबू ने बताया कि उसका पुराना दोस्त श्रीदाम कोलकाता आया है। वो उसे अपने साथ गंगा सागर के पवित्र स्नान के लिए ले जाना चाहता है। शीबू का मन भी वहां जाने को बहुत मचल रहा था, पर उसे फिक्र थी कि उसके बिना अकेले कमल का क्या होगा। कमल ने सारी बात शांति से सुनी और फिर धीमे से कहा, मेरा जाना मुमकिन नहीं शीबू, मुझे परीक्षा की फीस भरनी है, पैसे कम हैं, तू अकेला ही चला जा। नहीं दादा बाबू, आपको अकेला छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कमल ने उसे दिलासा देते हुए प्यार से समझाया, तू मेरी फिक्र मत कर शीबू, जा और पुण्य कमा करा। 7 दिनों की ही तो बात है, मैं सब खुद संभाल लूंगा। शिबू की लाख मिन्नतें भी कमल का इरादा ना बदल सकीं। हार मानकर शिबू ने बाकी व्यवस्था करने का मन मना लिया। उसने पास के मोहल्ले से राम ठाकुर और मुखी जी का इंतजाम किया ताकि कमल को भोजन और साफ सफाई की कोई दिक्कत ना हो। विदाई की उस शाम शिबू ने कमल को बड़े भाई की तरह समझाया, इन कुछ दिनों में ज्यादा देर रात तक जागकर पढ़ाई मत करना,
कहीं सेहत बिगड़ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं जल्द ही गंगा सागर से पुण्य कमाकर वापस लौट आऊंगा। और हाँ, इस पिल्ले को जंजीर से बांध कर ही रखना, वरना ये बेजुबान पूरे घर में मुझे ढूंढता फिरेगा। इसे अकेला मत छोड़ना, नहीं तो ये सबको परेशान कर देगा। जब शिबू प्रणाम करने झुका तो कमल ने उसे सहिंचते हुए कहा, अपना पूरा ख्याल रखना शिबू, वहां मेलों में बीमारी का डर रहता है। अपने पास थोड़े और पैसे रख लो, रास्ते में कहीं काम आएंगे। शिबू ने मुस्कुराकर अपनी पोटली संभाली और जाते जाते हिदायत दी, आप मेरी फिक्र ना करें बाबू, मैं सोमवार को ही लौट आऊंगा। पर एक बात याद रखिएगा, दूध वाले को अभी पैसे मत दीजिएगा, मैं आकर ही उसका हिसाब करूंगा। उसने दूध में बहुत पानी मिलाया है। अगले दिन राम ठाकुर का बनाया खाना चखा ही था कि कमल ने थाली छोड़ दी और आसन से उठ खड़ा हुआ। ठाकुर, अब तुम्हारा यहां आना जरूरी नहीं है, मैं अपना खाना अब खुद ही बना लिया करूंगा। जब शिबू वापस आए तो अपनी एक दिन की मजदूरी ले जाना। आज पूरे एक हफ्ते बाद बसंती छत पर टहलने आई थी। उस दिन पिल्ले को मारने के बाद से कमल के साथ उसका कोई आमना सामना नहीं हुआ था। बसंती के मन में एक गहरा और अनकहा पछतावा था। उस बेजुबान को चोट पहुंचाने का दुख तो था ही, पर उससे भी भारी बोझ उन कड़वे शब्दों का था जो उसने बिना सोचे समझे कमल को सुना दिए थे। उसने जानबूझकर कमल का तिरस्कार नहीं किया था। उसकी कमल से कोई पुरानी रंजिश या दुश्मनी नहीं थी। फिर भी ना जाने क्यों वो कड़वे शब्द खुद ब खुद बाहर निकल आए। एक सच ये भी है कि जब आप किसी को बार बार चोट पहुंचाएं और बदले में वो बिल्कुल खामोश रहे, तो फिर प्रहार करने की सारी इच्छा अपने आप मर जाती है। शुरुआत में बसंती बस एक तीखे जवाब की उम्मीद कर रही थी। वो चाहती थी कि कमल भी पलटकर उससे कुछ कहे, ताकि उसके मन का ये द्वंद्व कहीं जाकर थम सके। पर उस कमरे से आने वाला सन्नाटा और कमल की चुप्पी बसंती को अपनी ही नजरों में और भी दोषी बना रही थी। एक हफ्ता बीत चुका था, पर कमल अब भी बिल्कुल बेपरवाह था। बसंती अपनी जिज्ञासा और मन की बेचैनी लिए छत पर आ पहुंची। कमल को कड़वी बातें सुनाने के बाद उसका एक एक दिन कैसे बीता, ये तो बस उसका अंतर्मन ही जानता था। अगर कमल ने पलटकर कोई तीखा जवाब दिया होता तो शायद बसंती को इतना दुख ना होता। पर यह इंसान कितना अजीब है, बस चुपचाप चोट खाकर दूर चला जाता है। वो कभी पलटकर हमला नहीं करता, कभी शिकायत नहीं करता, और जो लड़ता ही नहीं उससे कोई भला कैसे युद्ध करे। छत पर सन्नाटा पसरा हुआ था और कमरा अंधेरे में डूबा था। कोने में जो सफ़ेद कपड़ों की ढेरी की तरह कुंडली मारकर सोया था, न जाने कमल कहाँ चला गया था। बसंती का मन हुआ कि उस बेसमझ जानवर को पुकारे और उसके मालिक का हाल पूछे, पर इस ख्याल के आते ही उसका स्वाभिमान फिर से बागी हो उठा। उसका जी किया कि पिल्ले को पास बुलाकर दुलार करे, पर आज वो नन्हा जीव पहले की तरह दौड़कर उसके पास नहीं आ रहा था। उस दिन की मार के बाद से उसने नीचे की मंजिल पर कदम तक नहीं रखा था। सच है, ये बेजुबान भी अपमान और चोट की भाषा बखूबी समझते हैं। शाम की वो तन्हाई अब बसंती के लिए बोझ बनने लगी थी। उसे लगा जैसे कमल का कमरा उससे रूठकर खामोश बैठा है और वो पिल्ला भी किसी गहरे दुख में एक कोने में पड़ा है। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा जैसे ये पूरा घर ही उसके किए गए अन्याय के खिलाफ बगावत कर बैठा हो। बसंती से अब और रहा न गया। उसने हौले से पुकारा, जो। नन्हे जो ने अपनी दुम हिलाई और खुशी खुशी खड़ा हो गया। बसंती ने फिर उसे प्यार से बुलाया। पिल्ला 2 कदम आगे बढ़ा ही था, तभी कमरे के भीतर से एक भारी आवाज आई, जो, इधर आओ। एक ही छलांग में वो पिल्ला कमरे के भीतर ओझल हो गया। बसंती वहीं पत्थर की मूरत बनी खड़ी रह गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि शांत दिखने वाला कमल इतना गहरा वार करेगा। इस चोट की पीड़ा सहना उसके बस में नहीं था। आंखें धीरे धीरे आंसुओं से भर आईं। अपनी पूरी ताकत बटोरकर वो बस इतना कह पाई, क्यों? आखिर मैंने क्या किया है? मगर उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे कोई टूटता हुआ इंसान आखिरी पुकार लगा रहा हो। कमल शायद उन बुझते हुए शब्दों की गहराई को समझ न सका। अगली सुबह बसंती बिल्कुल बदल चुकी थी। माँ की नज़रों से उसकी ये उदासी छिपी न रही। वो सुबह से गुमसुम और बेजान सी बैठी रही। स्कूल की बस आई और बिना उससे लिए लौट गई। सहेली बेलफुल विदा लेने आई, पर बसंती खामोश रही। किताबों का चपरासी पैसे लेने आया तो उसे डांट खानी पड़ी। उसकी आंखों से आज रह रहकर आंसू बह रहे थे। कल कमल के उन 2 शब्दों ने सब साफ कर दिया था। बसंती ने आज पहली बार करीब से महसूस किया कि कमल का वो घायल दिल कितनी गहरी पीड़ा में था। इतने दिनों से वो कमल को जो लगातार घाव दे रही थी, कमल ने बस 2 शब्दों में उसकी सारी पीड़ा उसे जता दी। पछतावे की आग में बसंती का अंतर्मन जल रहा था। उसे लगा माफी मांग लेने से शायद इस घुटन से मुक्ति मिल जाए, पर माफी मांगना उसे अपनी मर्यादा के खिलाफ लगा। उसके मन ने धिक्कारा, छी,
ये कैसी शर्मनाक बात है। फिर अचानक वो खुद पर ही झिल्ला उठी। इतनी फिक्र किस लिए? आखिर वो है ही कौन? बस एक मामूली सा किराएदार जिसका कोई अता पता नहीं। उसके लिए दिन रात ये कैसी चिंता? अब और नहीं सोचना। उसने तय किया कि अब से वो ऊपर वाली मंजिल का ख्याल तक नहीं लाएगी, पर उसका अपना मन ही जैसे उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। मुखी जी ऊपर से सीढ़ियां उतरकर नीचे आ रही थी। माँ ने इस नई सूरत को देखा और टोकते हुए पूछा, तुम कौन हो भाई? यहां कैसे आना हुआ? जी मैं ऊपर वाली तीसरी मंजिल की कामवाली हूं। किसी अनजानी औरत की आवाज सुनकर बसंती बाहर आई और खामोशी से अपनी माँ के पास जाकर खड़ी हो गई। वो पुराना नौकर कहाँ गया? माँ ने सवाल किया। वो तो तीर्थ करने गंगासागर निकल गए हैं। तो फिर अब तुम्हारे बाबू के लिए खाना कौन बनाता है? अरे माँ, उनके दुखों की कहानी अब क्या ही कहूं। एक मनहूस रसोइया आया था, पर बाबू ने एक ही दिन में उसे निकाल दिया। अब खुद एक वक्त पकाते हैं और उसी से 2 वक्त काम चलाते हैं। और वो खाना भी क्या खाना है माँ ठकुरानी। मछली का शोरबा बिल्कुल पानी जैसा, और चावल आधे कच्चे। कभी दोने वाले खुद खा लिए तो ठीक, वरना वो बदनसीब कुत्ता ही खाता है। किसी बड़े घर का लाडला बच्चा है वो माँ। रसोई में हाथ जलाकर काम करना उसने कभी सीखा ही नहीं। भला उसे इन सब बातों की समझ कहाँ से होगी? ऊपर से दिन रात बस पढ़ाई और किताबें। भला इतना कमजोर शरीर ये सब कैसे सहेगा? कल रात तो सरदर्द से बेहाल पड़े थे, कुछ खाया तक नहीं। आज सुबह मैंने बहुत मिन्नतें की, 100 कस्में दी, पर वो बस थोड़ा सा दूध पीने की जिद पर अड़े रहे। कहने लगे बस थोड़ा दूध पीऊंगा और कुछ नहीं। अब उसी कुत्ते के लिए होटल से भात लेने जा रही हो? वैसे क्या ये मकान आप ही लोगों का है? बसंती पत्थर बनी खड़ी उस झी की एक एक बात सुन रही थी। उसने अपनी सांस तक रोक ली थी, मानो कोई उसकी धड़कन न सुन ले। उसका दिल उन शब्दों की चोट से छलनी हो रहा था। माँ ने अपनी बेटी के चेहरे की ओर देखा और कांपती आवाज में पूछा, सुना तूने बासी? अब तू ही बता मैं क्या करूं? क्या मैं अपनी आंखों के सामने उस बच्चे को यूं भूखा मरते देखूं? मुझसे ये अब और बर्दाश्त नहीं होता बासी, मुझे जवाब दे। बसंती के पास देने के लिए कोई जवाब न था। उसने बस बुझे हुए स्वर में कहा, पता नहीं माँ, जो सही लगे वही करो। पर अगले ही पल वह फिर बोल पड़ी, नहीं माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम उसके लिए खाना कभी नहीं बनाओगी। अगर तुमने ऐसा किया तो? माँ का पारा चढ़ गया। उन्होंने कड़क कर पूछा, तो क्या? तो नहीं माँ, मैं कह रही हूं मत करो, किसी भी कीमत पर नहीं। ठीक है, फिर तू ही इस घर को संभाल, मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूं। क्रोध से भरी हुई माँ ये कहकर वहां से तुरंत चली गईं। बसंती हक्की बक्की सी दीवार के सहारे खड़ी रह गई। उसकी सूनी नजरें ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर टिकी थीं। जी में आया कि अपने इस जिद्दी मन को दोनों हाथों से नोचकर फेंक दे। ये अदृश्य मन भी कितना अजीब है, जो एक पल में कोमल और दूसरे ही पल पत्थर जैसा कठोर हो जाता है। अपनी ही इस बेबसी और निष्फल क्रोध से वह थटपटा उठी। दोपहर के उस सन्नाटे में माँ और बेटी के बीच जो अनबन हुई, उसने माँ को भी थोड़ा डरा दिया था। माँ अपनी उंगलियों पर दिन गिनकर एकादशी की तारीख तय कर रही थीं। तभी बसंती दबे पांव उनके पास आई और धीमी आवाज में पूछा, माँ, क्या तुम मुझसे नाराज हो? हर काम में रुकावट देखकर माँ का मन खट्टा हो गया था, पर बेटी की वो मध्यम और कोमल पुकार सुनकर उनका सारा गुस्सा एक पल में काफूर हो गया। उन्होंने बसंती को खींचकर अपने सीने से लगा लिया और कहा, मैं तुझसे भला क्यों नाराज होंगी मेरी बच्ची? माँ का दुलार पाते ही बसंती फपक फपक कर रो पड़ी। इतने दिनों से जो आंसू भीतर ही भीतर जमा हो रहे थे, आज माँ की उस ममता ने सारे बांध तोड़ दिए। माँ इस अचानक आए सैलाब की वजह समझ न पाई और बोली, क्यों रो रही है मेरी बासी? क्या हुआ तुझे? माँ, मुझे अब यहां कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे मेरी सहेली के घर छोड़ाओ माँ, बस छोड़ाओ। क्यों रे, क्या उसकी कोई चिट्ठी आई है? नहीं माँ, मैंने ही उसे खत लिखा है। तो फिर उसका जवाब आने दे, तब चली जाना। बिन बुलाए किसी के घर जाना भला कैसा लगेगा? लोग क्या कहेंगे? माँ की इस बात ने बसंती को अपनी बात रखने का मौका दे दिया। उसने झट से पलटकर पूछा, तो फिर तुम बिन बुलाए ऊपर क्यों गई थी? उसने अपनी बात बहुत तेजी से खत्म की ताकि आवाज की वो कपकपाहट माँ को सुनाई ना दे, पर माँ की अनुभवी आंखों से ये बनावटी अंदाज छिप ना सका। एक पल की खामोशी के बाद माँ गंभीर स्वर में बोली, क्या इसमें भी कोई बुराई है बासी? मेरे घर में एक भला लड़का बीमार पड़ा है, उसे एक बार अपनी आंखों से देख लेना भी क्या कोई दोष है? हाँ, खाना पकाकर देना शायद तेरे लिए एक बहुत बड़ा जुर्म होगा। माँ के उस तंज की कड़वाहट बसंती को भीतर तक चुभ गई। उसने माँ की नजरों से बचते हुए उग्र स्वर में कहा, क्यों बार बार मुझे इस तरह ताने दे रही हो? तुम्हारी जो मर्जी हो करो, उसे खुद पकाकर खिलाओ। मैं तो कल ही अपनी सहेली के घर चली जाऊंगी। बिना किसी जवाब का इंतजार किए बसंती तमतमाते हुए अपने कमरे में जाकर बैठ गई।
मनोविज्ञान जैसे स्त्री जाति की जन्मजात विद्या हो। बेटी की इन बातों ने बूढ़ी माँ के उस पुराने शक को अब यकीन में बदल दिया। किसी अनजाने डर और अनहोनी की आशंका से माँ का दिल बैठने लगा। शिबू को 7 दिनों में वापस आना था, पर आज 12 दिन बीत गए और उसका कोई पता नहीं था। कमल ने व्याकुल होकर गंगा सागर के हर सेवा आश्रम में शिबू का हुलिया लिखकर पत्र भेजे, पर अब तक एक का भी जवाब नहीं आया था। सामने परीक्षा थी, जैसे कोई कठिन नरमेध यज्ञ हो। ऊपर से हर दिन अपने हाथों से चूल्हा चौका करना अब उसकी शक्ति से बाहर होता जा रहा था। आज बिस्तर पर लेटे हुए वो न जाने कितनी ही बातें सोच रहा था। अचानक खुली खिड़की से उसकी नजर छत पर पड़ी, जहां बसंती अपने खुले बालों के साथ खड़ी थी। उस शाम वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। अकेलापन इंसान के मन को कल्पनाओं की ओर ले ही जाता है। इन कुछ दिनों का सन्नाटा अब कमल के लिए असहनीय होता जा रहा था, जिसके साथ इतने दिनों से उसका एक अनकहा मौन युद्ध चल रहा था। उसे लगा कि आज अगर उससे सुलह हो जाए तो शायद इस अकेलेपन के टॉर्चर से मुक्ति मिल जाए। यही सोचकर वो धीरे से बाहर आया और बसंती को संबोधित करते हुए बोला, देखिए। वो आवाज सुनते ही बसंती भीतर तक कांप उठी। उसे डर था कि कहीं उसके मन का हाल चेहरे पर ना आ जाए, इसलिए उसने खुद को बहुत सख्त दिखाया और रूखे स्वर में पूछा, क्या आप मुझसे कुछ कह रहे हैं? उसने सवाल तो किया, पर कमल की नजरों से नजरें नहीं मिलाईं। उसके चेहरे पर जो शर्म की लाली दौड़ गई थी, उसे छिपाना जो उसके लिए सबसे जरूरी था। हाँ, क्या मेरा कोई खत आया है? बता सकती हैं? शिबू, बहुत दिनों से कमल की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि बसंती ने बीच में ही टोक दिया। खतों का हिसाब रखना मेरा काम नहीं है, आप खुद लेटर बॉक्स देख सकते हैं। इतना कहकर वो इतनी तेजी से वहां से चली गई कि कमल को पलटकर कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। इतने दिनों में बसंती का ये बर्ताव कमल को पहली बार अपने अपमान जैसा लगा। आज से पहले उसने कभी भी खुद आगे बढ़कर इस तेज मिजाज लड़की से बात नहीं की थी। ये उसकी पहली कोशिश थी। उसे उम्मीद थी कि शायद आज ये पुरानी लड़ाई खत्म हो जाएगी, पर बसंती का रूखा जवाब सुनकर कमल जैसे पत्थर सा रह गया। शिबू के लिए उसके मन में जो घबराहट बढ़ रही थी, उसे सुनने वाला अब कोई नहीं था। सीढ़ियों से नीचे उतरते उतरते बसंती फूट फूट कर रो पड़ी। भीतर और बाहर के इस हर रोज के संघर्ष ने उसके मन को छलनी कर दिया था। एक कोमल स्त्री हृदय के लिए इस घाव का दर्द सहना अब मुमकिन न था, पर उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने कोशिश तो बहुत की थी। जब भी उसने कमल से सहज बात करना चाही, उसका मन जैसे बागी हो गया। उसे डर था कि अगर उसने मीठी बातें की तो कहीं कमल ये न समझ ले कि वो खुद आगे बढ़कर उससे दोस्ती करना चाहती है। इसीलिए अपने स्वाभिमान को बचाने की एक नाकाम कोशिश में वो जानबूझकर कड़वी बातें कह देती थी। बसंती की माँ सीढ़ियों के नीचे खड़ी होकर चिट्ठी पढ़ रही थी। बसंती ने भारी आवाज में पूछा, माँ, क्या तीसरी मंजिल के लिए कोई चिट्ठी है? ये कहते ही वो सिहर उठी। माँ ने हैरानी से पूछा, क्या कहा तुमने? बसंती ने लंबी सांस लेते हुए बात संभाली। कुछ नहीं माँ, मैं बस ये पूछ रही थी कि तुम किसकी चिट्ठी पढ़ रही हो? तुम्हारे मामा की चिट्ठी है। उन्होंने तुम्हें गिरिडीह ही बुलाया है। वे पूछ रहे हैं कि तुम्हें जाने में कब सुविधा होगी ताकि वो आकर तुम्हें ले जा सकें। बसंती ने तुरंत जवाब दिया, तुम लिख दो कि मैं कहीं नहीं जा पाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। माँ ने उसे टोकते हुए कहा, बासी, तुम्हारा मिजाज समझना नामुमकिन है। उस दिन सहेली के घर जाने की इतनी जिद थी और आज मामा के घर जाने के प्रस्ताव पर तुम। माँ की बात पूरी होने से पहले ही बसंती झुंझला उठी। मेरी मर्जी, मैं नहीं जाऊंगी। माँ कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक बाहर से किसी के बेहोश होकर गिरने जैसी एक दर्दनाक आवाज आई। माँ चौंक उठी। ये क्या बासी, देख, बाहर शायद कोई गिर गया है। बसंती तेजी से बाहर की ओर दौड़ी। अगले ही पल वो पीले पड़े चेहरे और घबराए हुए स्वर में वापस आई और बोली, एक बार बाहर जाओ माँ, जल्दी जाओ, देखो क्या हुआ है। सीढ़ियों पर बेसुध पड़ा था कमल। शायद लेटर बॉक्स देखने आया था और अचानक वहीं गिर पड़ा। कई दिनों की भूख और नींद की कमी ने शरीर की सारी ताकत सोख ली थी। ऊपर से माँ से विरासत में मिली दिमागी बीमारी का बोझ, शिबू की चिंता और फिर इम्तिहान का दबाव, इन सब ने मिलकर उसे अचानक बेहोश कर दिया था। कमल की यह हालत देख बूढ़ी माँ चीख उठी, बासी, जल्दी पानी ला रे, लगता है ये अब नहीं बचेगा। बसंती दौड़कर पानी लाई और जैसे ही कमल के पैरों के पास रखा, माँ चिल्लाई, अरे उसे होश नहीं है, उसके सर पर पानी डाल। बसंती किसी बेजान कठपुतली की तरह बस वही करने लगी। वो बिना कुछ सोचे समझे उस बेसुध युवक के सर पर पानी डालती रही। तभी कमल ने पल भर के लिए आंखें खोली, सामने बसंती का चेहरा देखा और फिर तुरंत आंखें मूंद लीं। बसंती जो अब तक सुन्न होकर बस पानी डाल रही थी, कमल की उस एक हरकत ने उसे हिलाकर रख दिया। कमल का वो आंखें बंद कर लेना उनके बीच चल रहे उस पुराने मौन युद्ध की पूरी कहानी उसकी नजरों के सामने ले आया।
बसंती को साफ महसूस हुआ कि उसकी बेरहम नफरत और चोट कमल के दिल में कितनी गहरी उतरी थी। अपनी हार और अपराध बोध उसे स्पष्ट दिखाई देने लगे। डॉक्टर ने आकर नब्ज जांची और फेफड़ों की जांच की, फिर संक्षेप में कहा, टाइफाइड है, इसके घर वाले या कोई रिश्तेदार हों तो उन्हें खबर कीजिए। माँ ने बेबसी से कहा, डॉक्टर बाबू, हम तो ये भी नहीं जानते कि इसका घर कहाँ है, तो इसके खत ढूंढिए और घर पे तार भेज दीजिए। डॉक्टर ने गंभीर होते हुए कहा, केस बिगड़ चुका है, मुझे इसकी हालत ठीक नहीं लग रही। माँ का गला भर आया। उन्होंने बस इतना पूछा, बचेगा तो ना? कैसे कहूं, बीमारी तो काफी समय से अंदर ही अंदर घर कर रही थी। ऊपर से खाने पीने की भारी अनियमितता की वजह से ये और बढ़ गई। बसंती अब तक खामोश खड़ी थी। डॉक्टर की आखिरी बात सुनकर उसका दिल बुरी तरह धड़क उठा। खाने पीने की लापरवाही? अगर इसके लिए कोई सचमुच जिम्मेदार है तो वो खुद है। इतना सब कुछ, ये सब बस उसी की वजह से हुआ। उसका सर चकरा रहा था। किसी तरह रेलिंग थामकर वो कमरे में पहुंची। वहां पहुंचते ही उसकी आंखों के आंसू सारे बांध तोड़कर बह निकले। आज उसके पश्चाताप, डर और गहरी पीड़ा ने उसके झूठे स्वाभिमान और अहंकार को हमेशा के लिए बहा दिया। अगर कमल आज एक बार भी उसे पुकारता तो वो उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने से भी पीछे नहीं हटती। उम्मीद और डर के बीच 2 दिन और गुजर गए। कमल को कभी कभी पल भर के लिए होश आता था। होश आते ही उसके कमजोर होंठ सिर्फ एक शब्द पुकारते, मां। यही हूं बेटा, मैं तेरे पास ही हूं, कहकर मां उसके सिरहाने बैठ जाती। कमल ने 2-3 बार रुक रुक कर पूछा, शिबू कहाँ है? वो आता ही होगा बेटा, उसकी चिट्ठी आई है, बस पहुंचता ही होगा। क्या वो ठीक है? बस इतना पूछकर वो फिर खामोश हो जाता। बसंती भी अपनी मां के साथ दिन भर मरीज की सेवा में जुटी रहती, पर उसकी सेवा में जैसे कोई जान नहीं थी। वो सुन्न हो चुकी थी। मां जैसा कहती वो किसी बेजान कठपुतली की तरह बस वैसा ही करती जाती। बीच बीच में वो कमल के बीमारी से पीले पड़े चेहरे को एकटक निहारती, और जब आंखें आंसुओं से भर आती तो चुपके से मुंह फेर लेती। मां ये सब देख रही थी, इसीलिए वो किसी न किसी बहाने से बसंती को नीचे की मंजिल पर भेज देती थी। तीसरे दिन की सुबह दरवाजे की कुंडी अचानक जोर से बज उठी। बसंती की मां ने जैसे ही दरवाजा खोला, गाड़ी की छत पर बैठे भोजपुरी दरबान ने पूछा, क्या कमल बाबू यहीं रहते हैं? बूढ़ी मां तुरंत समझ गई कि कमल की मां आ गई हैं। गाड़ी से एक अधेड़ उम्र की महिला नीचे उतरी और व्याकुल होकर पूछा, कहाँ है वो? मेरा बच्चा ठीक तो है ना? बसंती की मां का स्वर भर आया। उन्होंने ग्लानि से कहा, सहेली, मैं तुझे अपना मुंह कैसे दिखाऊं, यही सोच रही थी। तेरा बच्चा मेरे घर में भूखा प्यासा रह के आज इस हाल में पहुंच गया। कमल की मां ने अचरज और राहत के साथ कहा, सहेली, तुम, अगर वो तुम्हारे यहां था तो समझो अपनी मां के पास ही था। अब और शर्मिंदा मत करो बहन, मैं कैसी मां? मैं तो डायन हूं। मेरे घर में रहकर तेरा बेटा बेसहारा रहा, आज उसकी ये हालत है, और तू मुझे मां कह रही है? चल अपना बेटा संभाल और मुझे इस बोझ से आज़ाद कर। उसकी तकलीफ देखकर अब उसकी आंखों में झांकने में भी मुझे लाज आती है। जब उन पुरानी सहेलियों के बीच यह भावुक मिलन और बातचीत थमी तो बसंती ने एकांत में आकर धीरे से पूछा, माँ, ये कौन है? माँ अपनी बेटी को बीते हुए दिनों की यादें सुनाने बैठी। जवानी के उन सुनहरे दिनों की स्नेह और प्रेम से भरी तस्वीरें एक एक कर माँ की बातों में उभरने लगी। बसंती बिल्कुल खामोश होकर सब सुन रही थी। काशी के दशाश्वमेध घाट पर उन 2 लड़कियों की पहली मुलाकात, वही मुलाकात जो आगे चलकर अटूट सहेलीपन में बदल गई। फिर शादी के बाद दोनों का एक लंबा बिछड़ना। जब बसंती बहुत छोटी थी तब रेलगाड़ी में हुई कुछ घंटों की वो छोटी सी मुलाकात, और अब पूरे 15 साल बाद उन दोनों सखियों का ये मिलन। तभी एक मधुर नारी स्वर सुनाई दिया, जिसे सुनकर बसंती चौंक उठी। वो अपनी जगह से उठने ही वाली थी कि कमल की मां ने बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, यही मेरी लक्ष्मी बेटी है ना? आओ मां, मेरे गले लग जाओ। इतने स्नेह भरे बोल बसंती के कानों में किसी कड़ी फटकार की तरह गूंजे। मैं इस ममता और आदर के काबिल नहीं हूं, यही सोचकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। रोती क्यों है मेरी लक्ष्मी? क्या हुआ बेटा? घबराओ मत, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम लोगों ने तो उसे पहले कभी देखा नहीं है ना? वो बचपन से ही आसा है, जरा सा बीमार होते ही ढीला पड़ जाता है। भगवान को याद करो, वो जल्द ही भला चंगा हो जाएगा। ये कहते हुए उन्होंने अपने आंचल के कोने से अपनी आंखें पोंछीं। उनकी इन बातों ने बसंती को शर्मिंदगी से लाल कर दिया। जिस इंसान को उसने सिर्फ अपमान और कड़वाहट दी थी, उसकी मां से मिली अनजानी प्रशंसा उसे भीतर ही भीतर काट रही थी। वो आखिर क्यों रो रही है, ये बताने का कोई रास्ता न था। मजबूरी में उसे खामोश रहकर इसी कारण को स्वीकार करना पड़ा, पर उसके लिए ये कितनी शर्मनाक बात थी।
एक अनजान पुरुष जिससे पहली मुलाकात से ही सिर्फ झगड़ा रहा, आज उसकी सलामती के लिए वो डर के मारे रो रही है। कैसी विडंबना थी ये। उसके पास ऐसा कोई शब्द न था जो उसे इस मानसिक उलझन से आजाद कर सके। तभी किसी अपराधी की तरह शिबू कमरे में दाखिल हुआ। उसने अपनी मालकिन के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। कमल की माँ उसे जितना चुप कराती वो उतना ही ज्यादा रोता। फिर अपने आंसुओं को पोंछते हुए उसने अपनी आपबीती सुनाई। गंगा सागर पहुंचते ही उसे हैजा यानी कॉलेरा हो गया था, पर मां मंगल चंडी की कृपा से उसकी जान बच गई। उसने कहा, अब बस दादा बाबू ठीक हो जाएं तो मेरी जान में जान आए। उसने ₹1.25 की पूजा चढ़ाने की मनौती भी मांगी थी। इतना कहकर वो तुरंत बाहर जाने के लिए मुड़ा। अरे शिबू, तू अब कहाँ चला? माँ ने उसे रोका। दादा बाबू के लिए डॉक्टर लेने जा रहा हूं माँ। पर डॉक्टर तो अभी उन्हें देखकर गए हैं। उन्होंने कहा है कि वो जल्द ठीक हो जाएंगे। मैं उस देसी वैद्य पर भरोसा नहीं करता माँ, शिबू ने जिद में कहा। मैं तो अस्पताल वाले पादरी डॉक्टर को ही लेकर आऊंगा। और बिना रुके वो तेजी से बाहर निकल गया। तीसरी मंजिल के उस कमरे में कमल आज अकेला लेटा था। शिबू अब बेफिक्र था। डॉक्टर की तसल्ली भरी बातों ने उसे चैन दे दिया था। वो दरवाजे के बाहर खटिया बिछाए अधनींदी हालत में सुस्ता रहा था। नीचे सड़क पर गुजरती भीड़ का शोर एक धुंधली आवाज की तरह सुनाई दे रहा था। कमल उसी शोर के बीच कुछ गहरा सोच रहा था। उसके विचारों की लड़ी बार बार टूट रही थी, पर एक ख्याल अडिग था। वो ख्याल था बसंती का। आज सुबह ही उसने बसंती को अपने सिरहाने खड़े देखा था। उसका वो उतरा हुआ चेहरा एवं उन कातर आंखों को देखकर कमल दंग रह गया। वो हैरान था कि ये कठोर मिजाज वाली लड़की अचानक इतनी सहमी हुई क्यों थी। वो किसी अपराधी की तरह डरी हुई और व्याकुल क्यों नजर आ रही थी। इसी उलझे हुए मनोविज्ञान को सुलझाने में उसका आज का सारा वक्त गुजर गया। स्त्री चरित्र को समझने के लिए जिस तजुर्बे की जरूरत होती है, कमल के पास उसकी भारी कमी थी और बुद्धिमान पाठकों से ये बात छिपी नहीं है। अत्यंत कोमलता कभी कभी रुद्र रूपा धारण करे। ऋषभ, गांधार, धैवत और निषाद के कोमल सुरों के मेल से ही विख्याता राग भैरवी का जन्म होता है। कमल इस सत्य से बिल्कुल अनजान था। इसीलिए बसंती के इस अचानक आए बदलाव को समझना उसके लिए एक अनसुलझी पहेली जैसा ही बना रहा। जैसे सुबह यह समस्या जटिल थी, शाम होते होते वैसी ही रही। तभी दरवाजे पर उस मूर्तिमती समस्या यानी बसंती की आवाज गूंजी। कमल चौंक उठा और कहीं उसकी आंखों में मन के विचार न पढ़ लिए जाएं, इसी डर से उसने तुरंत अपनी आंखें मूंद ली। शिबू, उठो, नीचे जाओ, मां बुला रही हैं। शिबू को बाहर भेजकर बसंती चुपचाप कमरे के भीतर आ गई। कमल सोने का नाटक कर रहा था, पर बसंती का ध्यान इस ओर नहीं गया। वो धीरे से बिस्तर के पास आई और कमल के माथे पर हाथ रखा, जैसे वो उसके शरीर की तपिश यानी बुखार को महसूस करना चाहती हो। फिर वो हाथ का पंखा लेकर पास बैठ गई और धीरे धीरे हवा करने लगी। उसकी टकटकी कमल के शांत चेहरे पर टिकी थी। उसकी नजरों में स्नेह की नमी थी, पर अनहोनी की एक आशंका भी थी। उसने मन ही मन तय कर रखा था, जैसे ही कमल आंखें खोलेगा वो पंखा वहीं छोड़कर दूर कुर्सी पर जा बैठेगी। कमल ने सोचा था कि बसंती उसे एक नज़र देखकर चली जाएगी, क्योंकि पहले कभी उसने बसंती को इस तरह अपनी सेवा करते नहीं देखा था। पर जब बसंती के कमरे से बाहर जाने के कोई संकेत नहीं मिले और उसका हाथ पंखा लगातार हवा करता रहा, तब कमल को घबराहट होने लगी। नींद में 12 घंटे आंखें मूंद कर रहना मुमकिन है, पर होश में 10 मिनट भी ऐसा करना कठिन है, खासकर एक बीमार इंसान के लिए। सबसे बड़ा डर तो ये था कि आंखें खोलते ही बसंती से नजरें टकरा जाएंगी, और अगर नजरें टकराईं तो शिष्टाचार के नाते कुछ ना कुछ तो कहना ही होगा, वरना यह बहुत ही बुरा व्यवहार माना जाएगा। पर उनके बीच का रिश्ता जिस मोड़ पर खड़ा था, उसमें क्या कहना उचित होगा, ये कमल लाख सोचकर भी तय नहीं कर पाया। इधर अब और ज्यादा देर आंखें मूंद कर पड़े रहना उसके लिए असहनीय होता जा रहा था। हार मानकर इस उलझन से बचने के लिए उसने बिना आंखें खोले ही धीरे से कहा, मां को एक बार बुला दीजिए। कमल की आवाज सुनते ही बसंती के हाथ से पंखा छूटकर गिर पड़ा। वो बिजली की तेजी से कमल के बिस्तर से उठी और एक पल गंवाए बिना कमरे तक से बाहर निकल गई। बसंती को अब समझ आ चुका था, कमल सोने का नाटक कर रहा था और वो पकड़ी गई थी। सीढ़ियों पर आकर वो 5 मिनट तक सुन्न खड़ी रही, अपनी इस अनचाही और अचानक हुई हार के बारे में सोचती रही। शर्म और संकोच के मारे उसके कान की लौ तक लाल हो गई। उसके मन में बस एक ही डर था कि कमल यही सोचेगा कि ये लड़की खुद आगे बढ़कर उससे बात करने का बहाना ढूंढ रही है। उसका इरादा सिर्फ बीमार की सेवा करना था और कुछ नहीं। अगर वो किसी तरह कमल को यह सच बता पाती तो शायद इस शर्मिंदगी के बोझ से आजाद हो पाती, पर उसे अपनी सफाई देने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी एक कड़ा संकल्प लेकर वो नीचे की ओर उतर आई। सीढ़ियों पर ही उसकी माँ और कमल की माँ ऊपर चढ़ रही थीं।
कमल की माँ ने बसंती के चेहरे को गौर से देखा और टोका, क्या बहुत देर तक धूप में खड़ी थी बेटा? देखो तो तुम्हारा चेहरा और आंखें कितनी लाल हो गई हैं। मेरा सर बहुत तेज दुख रहा है। बस इतना कहकर वो तेजी से नीचे चली गई। जाते जाते उसने सुना कमल की माँ कह रही थीं, दिन रात मरीज की सेवा करना कोई मामूली मेहनत तो नहीं है। बसंती ने मन ही मन एक कड़ा संकल्प लिया, अब जब तक कोई बुलाएगा नहीं वो ऊपर की म पे अंक की मात्रा ज इला पर कदम नहीं रखेगी, और अगर जाना पड़ा भी तो वो ऐसा बर्ताव करेगी जिससे कमल के सामने उसे कभी नीचा ना देखना पड़े। अगले 2 दिनों तक वो सरदर्द का बहाना बनाकर बिस्तर पर पड़ी रही। जब भी दोनों माओं के बीच बातचीत होती वो कान लगाकर सुनती। कमल की सेहत जानने की जो तड़प और बेचैनी उसके भीतर थी, उसे शांत करने का अब इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता न था। न जाने क्यों इन 2 दिनों में कमल भी बसंती के बारे में ही सोचता रहा। जिस दिन वो अचानक कमरा छोड़कर गई थी उसके बाद से वो फिर नहीं आई। कमल बार बार उस सवाल को याद करने की कोशिश कर रहा था जो उसने बसंती से पूछा था। क्या उसकी वो एक बात इतनी अपमानजनक हो सकती थी? कमल का बार बार बसंती को याद करने का एक गहरा कारण था। बसंती का वो कड़वा रूप जो उसे हमेशा खलता था, अब कई दिनों से ओझल था। उसने तो बस उसका वो उदास और मुरझाया हुआ चेहरा ही देखा था। उस दिन बसंती ने जिस खामोश लगन से उसकी सेवा की थी, उसने कमल के मन को एक अनजानी मिठास से सराबोर कर दिया था। वो समझ चुका था कि उस सेवा में एक सच्ची और गहरी तड़प थी। वैसी ही ममता फिर से पाने की चाह में वो सीढ़ियों पर आहट सुनते ही चौंक उठता। वो अक्सर आंखें मूंद लेता, इस उम्मीद में कि उसे सोया हुआ देख बसंती करीब आएगी, पर उसकी उम्मीदों के उलट हर बार कमरे में या तो शिबू आता या कोई और। अजीब बात थी, शिबू से बसंती के बारे में कुछ पूछने में अब उसे हिचक होने लगी थी। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो हमेशा शिबू से बसंती के बर्ताव के बारे में बेबाकी से चर्चा किया करता था। उस दोपहर दक्षिण से आने वाली हवा बंद खिड़कियों से टकराकर एक धीमी कराह के साथ बार बार लौट रही थी। सिरहाने की खिड़की का बस एक हिस्सा खुला था, जहां से सड़क किनारे लगे कृष्णचूड़ा के पेड़ों पर खिले सुर्ख लाल फूल दिखाई दे रहे थे। कमल अपना एक हाथ माथे पर और दूसरा सीने पर रखी एक खुली कविता की किताब पर टिकाए कुछ गहरा सोच रहा था। तभी शिबू ने दबे पांव कमरे में कदम रखा और पुकारा, दादा बाबू, क्या आप सो रहे हैं? नहीं, क्यों? कमल ने आंखें खोलते हुए पूछा। मां ठकुरानी पूछ रही थीं कि क्या आपने उन्हें भला बुरा कहा है? शिबू ने जवाब दिया। भला बुरा? किसे? तुम क्या कह रहे हो? वही दूसरी मंजिल वाली दीदीमणि को। कमल की मां और मकान मालकिन की पुरानी दोस्ती का पता चलने के बाद से शिबू बसंती को दीदीमणि कहने लगा था। शिबू के सवाल पर कमल चकित रह गया। उसने कहा, शिबू, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ बताओ कि बात क्या है। सुनिए, मैं दीदीमणि के पास पैसे लेने गया था। मां ठकुरानी के सारे पैसे उन्हीं के पास जमा हैं। वहां मैंने देखा कि दीदीमणि मेज पर सिर टिकाकर बहुत रो रही हैं। मैंने जब मां ठकुरानी को ये बताया तो उन्होंने मुझे एकांत में बुलाकर पूछा, शिबू, क्या तेरे दादा बाबू ने उसे कुछ कहा है? वह 2 दिनों से ऊपर नहीं आई, जरा जाकर पता तो कर कि क्या बात है। ये जानकर कि मां ने ऐसा अंदाजा लगाया है, कमल को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वह काफी देर चुप रहा और फिर बोला, मां से कह देना कि मैंने कुछ नहीं कहा। वह फिर थोड़ा रुककर बोला, और शिबू, क्या तुम उन्हें एक बार यहां बुला सकते हो? बहुत चुपके से, समझ रहे हो ना? हाँ दादा बाबू, क्यों नहीं। वैसे भी आजकल उनका मिजाज पहले जैसा नहीं रहा, अब वह बहुत शांत हो गई हैं, बिल्कुल इसकी तरह। शिबू ने कुत्ते की ओर इशारा किया और कमरे से बाहर निकल गया। नीचे पहुंचकर शिबू ने देखा कि जहां दोनों सखियां बातें कर रही थीं, वहीं पास ही बसंती अंगूरों का एक बक्सा हाथ में लिए गुमसुम बैठी थी। शिबू वहां खड़ा होकर कुछ देर इंतजार करता रहा, पर जब मालकिन ने कुछ नहीं पूछा और बसंती भी टस से मस न हुई तो उसने खुद ही कहा, दीदीमणि, दादा बाबू आपको ऊपर बुला रहे हैं। ये सुनते ही बसंती का चेहरा शर्म से सुर्ख लाल हो गया। कमल की मां ने अपनी नजरें झुका लीं और उनके होंठों पर एक शरारती मुस्कान तैर गई। बसंती को हिचकिचाते देख शिबू ने फिर से जोर दिया, अभी बुलाया है। बसंती समझ गई कि अगर वो अब नहीं गई तो उनका आपसी मनमुटाव सबको साफ दिखने लगेगा, पर शर्मिंदगी ऐसी थी कि उसके पैर जैसे भारी पत्थर के हो गए थे। कमल की मां बसंती के इस मनस्थिति को ताड़ गईं और कोमलता से बोली, इतना गुस्सा नहीं करते बेटा, जा उठ उसे 2 अंगूर खिला करा। कोई और रास्ता ना देख बसंती भारी मन से ऊपर की ओर चल पड़ी। बसंती के ओझल होते ही कमल की मां अपनी सखी की ओर मुड़ी और दबी आवाज में बोली, तभी तो मैंने तुमसे कहा था, ये सरदर्द वर्द कुछ नहीं है, इन दोनों के बीच जरूर कोई झगड़ा हुआ है। क्यों शिबू, सच है ना? अपने दादा बाबू के गोपनीय आदेश का पूरी निष्ठा से पालन करने के बाद शिबू अब श्रीदाम बनिया की दुकान की ओर बढ़ रहा था। उसने बिना पीछे मुड़े बस सहज भाव से कह दिया, जी हाँ, बिल्कुल वही बात है,
बसंती को बुलावा भेजने के पीछे एक खास वजह थी। बीमारी से उबरने के बाद कमल का मन बहुत हल्का और खुशमिजाज हो गया था। ऊपर से माँ का साथ एवं शिबू का अचानक आना, इन सब ने उसके पूरे अस्तित्व को एक अनजानी मिठास से भर दिया था। दिन भर की इस भरपूर खुशी के बीच बसंती का वो झिझक भरा बर्ताव बार बार बाधा बन रहा था। इस दूरी को मिटाने का बस एक ही रास्ता था, बसंती के साथ बिल्कुल सहज और खुलकर बात करना। पर कई बार कोशिश करने के बाद भी वो ऐसा कर नहीं पाया था। आज इस रुकावट को हमेशा के लिए दूर करने का पक्का इरादा कर उसने बसंती को बुलवाया था। मगर जैसे ही शिबू कमरे से बाहर गया, वो फिर गहरी सोच में डूब गया। सुलह का प्रस्ताव किस भाषा में रखा जाए, बहुत सोचने पर भी वो कोई सही शब्द तय नहीं कर सका। तभी दरवाजे के पास एक हल्की सी आहट, एक खसखस की आवाज सुनाई दी और वो घबराकर अपनी आंखें मूंद गया। मुश्किल और पेचीदा हालात से बचने का बस यही एक तरीका उसे आता था। जैसे कभी कड़वी दवा पीने से बचने की उम्मीद में वो माँ के कदमों की आहट सुनते ही नींद का नाटक करने लगता था। आज भी आंखें बंद किए ही वो एक बहुत ही साधारण सा सवाल रटने लगा, ताकि बात शुरू करने का कोई बहाना मिल सके। इधर बसंती दरवाजे के पास खड़ी थी। कमरे के भीतर कदम रखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसका इरादा था कि जब कमल पुकारेगा तभी वो सहज होकर भीतर जाएगी। पर जब कमल की कोई सुगबुगाहट नहीं मिली और नीचे बैठी माँ से नजरें टकराईं, तो उसे ना चाहते हुए भी कमरे के भीतर आना ही पड़ा। बसंती जब भीतर आई तब भी कमल कोई बात नहीं सोच पाया था। हालांकि उसका मन बात शुरू करने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। खिड़की के पास खड़ी बसंती की नजरें झुकी थीं। वो पूरी तरह जड़ हो चुकी थी। खामोशी का वो एक एक पल उसे एक युग की तरह लंबा लग रहा था। जब बर्दाश्त की हद हो गई तो वो कमल के चेहरे का भाव पढ़ने के लिए मुड़ी। जैसे ही उसने हल्का सा चेहरा उठाया, उसकी नजरों ने एक नजारा देखा। कमल ने अपनी आंखों पर दायां हाथ रखा था, पर वो उंगलियों के बीच की खाली जगह से चुपके बसंती को ही देख रहा था। कमल का वो घबराया हुआ चेहरा और चोरी छिपे देखने का अंदाज बसंती से देख अपनी हंसी रोक न सकी और मुंह पर पल्लू रखकर खिलखिला उठी। बसंती को हंसते देख कमल भी खुद को रोक न सका और खिलखिलाकर हंस पड़ा। शुरुआत में बसंती ने अपनी हंसी को दबाना चाहा था, पर कमल की उस मासूम और शरारती हंसी के सामने वो हार गई। वो फिर से जोर जोर से हंसने लगी। इतने दिनों का वो झूठा झगड़ा, बेमतलब का विरोध और मन की लुका छिपी सहज हंसी के उस सैलाब में हमेशा के लिए बह गई। अचानक बहुत कोशिश करके बसंती फिर से गंभीर हुई और बोली, ये अंगूर यहां रखे हैं, मैं जा रही हूं। बसंती की इस झूठी गंभीरता को देखकर कमल को बड़ी हंसी आई। उसने चुटकी लेते हुए कहा, अगर तुम चली गई तो अंगूर जहां हैं वहीं रखे रह जाएंगे। मजबूरन बसंती ने अंगूर का बक्सा उठाया और कमल की ओर बढ़ाया। तभी न जाने क्या सोचकर कमल ने अचानक उसका हाथ थाम लिया। बसंती शर्म के मारे जैसे पानी पानी हो गई, पर उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोई कोशिश नहीं की। अगले ही पल कमल को संकोच हुआ और उसने हाथ छोड़ दिया। पर न जाने कहां से उसके मन में एक अजब साहस भर गया था। उसने जाती हुई बसंती को पुकार कर कहा, मुझसे गलती हुई, अब फिर कभी हमारे बीच झगड़ा ना हो। बसंती ने कमल की ओर एक स्थिर और मीठी नजरों से देखा और चुपचाप चली गई। नीचे बैठी दोनों सखियां ऊपर की मौपे अंक की मात्रा मंजिला पर चल रही इस नादान जोड़े की हंसी ठिठोली का पूरा आनंद ले रही थीं, क्योंकि जैसे ही कमल स्वस्थ हुआ था, उन दोनों सहेलियों के बीच एक बड़ी पारिवारिक समस्या, उनके रिश्ते की बात सुलझ चुकी थी। बसंती को नीचे आते देख दोनों ने उसकी ओर देखा। बसंती अपना मुंह फेरकर एक अपराधी की तरह दबे पांव अपने कमरे की ओर चली गई। कमरे में जाकर बसंती रो पड़ी, लेकिन इस बार ये रोना किसी हार के दर्द में नहीं था, बल्कि जीत की एक अनजानी खुशी में था। उसने एक राहत भरी सांस ली। अपने भीतर के उस अंतहीन मानसिक संघर्ष से मिली आजादी की राहत। जब उसकी आंखों के आंसू थम गए तो बसंती ने महसूस किया कि उसका सारा मन अब बिल्कुल साफ हो चुका है। उसका हृदय वैसा ही उज्ज्वल और निर्मल हो गया था जैसे बारिश थमने के बाद निखरा हुआ शरद ऋतु का नीला आसमान। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।